अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब ने भी। चांडियो साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज कोरोना को लेकर हमने देखा कि पाकिस्तान में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो ख़ासी हद तक वापस आ रहे हैं। हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था, इससे मुतालिक भी बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे अपोजिशन के इत्तेहाद का भी, कराची के मसाइल की बात भी करेंगे, IMF के प्रोग्राम से मुतालिक भी एक ख़बर है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। निज़ामी साहब पहले आपकी तरफ आते हैं, ये अपोजिशन में क्या चल रहा है? ईद से पहले तो बहुत ज़्यादा शोर था कि APC होगी और कोई तहरीक भी आएगी, लेकिन अब सब कुछ ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। ठंडा तो नहीं, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान की नाराज़गी तो पैदा हुई है ना, और उनको ये गिला है कि PMLN और पीपल्स पार्टी ने दोनों ने ही उनसे मुशावरत नहीं की और वो FATF से मुतल्लिक़ा बिल जो है वो मंजूर हो गए। तो ये नाराज़गी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई APC जो है उसकी तारीख तो ज़रूर दी जाएगी, एजेंडा भी होगा और ये यकीनन ये आशूरा से पहले किया जाएगा। जी चांडियो साहब, ये तो मेरा अंदाज़ा था, आपका क्या अंदाज़ा है, ये खबर क्या है? मेरा भी ख्याल है कोई लड़ाई या तसादम नहीं है, वो मुत्तफिक हैं, लेकिन इस कानून के मुतालिक वो पार्टी का मौक़िफ़ है, वो और दूसरी पार्टियां जो इस किस्म का फ़िक्र और जहन रखती है, वो तीनों चारों इस बिल के ख़िलाफ़ थी और तीनों चारों ने वोट भी नहीं दिया। लेकिन हमने अपने पार्टी के मशवरे के साथ, पार्टी क़यादत के मशवरे के साथ, मुफ़ाहमत के साथ, हुकूमत से मुफ़ाहमत की बात नहीं थी, पाकिस्तान के मामला से मुफ़ाहमत थी, पाकिस्तान के बका और उसके जो मामलात है अहम उनसे बका थी। इन्होंने हुकूमत ने इस कानून के तहत, और अभी कानून आने वाला है 1-2 दिन में और भी, उसके ज़रिए एक आमराना अख्तियारात हासिल करना चाहा था और एक तरीक़ेकार ऐसा बनाना चाहा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और फिर दूसरी नून लीग ने भी, लेकिन अहम रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा कि उन्होंने अपनी तरमीमें उस कानून में शामिल करवाई, जिससे वो फिर बहुत सारा जो कानून था वो तब्दील भी हुआ, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो दूर हुए और अवामी हुकूक को, इंसानी हुकूक को महफूज बनाने की यकीन दहानी पर हमने शिरकत की। अच्छा, ये बताइए कि ये APC के बारे में कुछ बामी मैं समझता हूँ क्रेडिबिलिटी गैप तो यकीनन है कि मसलन चौधरी मंजूर अहमद ने बयान दिया है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ही अंदाज से चलते हैं और वो कोई सीरियस नहीं लगते APC बुलाने के बारे में। तो इसके एक तो हुआ ना आपका मसला JOF का पैदा हुआ, फिर पीपल्स पार्टी और PMLN में भी कोई एतमाद का फुकदान नज़र आता है। नहीं, हमारी तरफ से नहीं है, मेरी क़यादत की तरफ से भी नहीं है, लेकिन हम जितने भी पीपल्स पार्टी कारकुनान हैं या ज़िम्मेदारान हैं वो क़यादत के सामने ये मसला रखते ज़रूर है कि हम हर हाल में एक अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाते चले जाएं और समझें कि मुफ़ाहमत पैदा हो कौमी मामलात पे, जबकि सामने वाले हमारे दोस्त को परवाह ही ना हो, एहसास ही ना हो। जैसे हुकूमत है, हम हुकूमत के मामले की बात नहीं करते, लेकिन अवामी मसाइल पर, मुल्क की सालमत के मामले पर, पाकिस्तान के कौमी इदारों की इज़्ज़त वक़ार के खातिर हम तो 2 कदम आगे चले जाएँ, 2 कदम पीछे चले जाएँ, लेकिन ये हमारी मजाक उड़ाएं। ऐसे आप की बात है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जैसे शहबाज शरीफ साहब कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बने तो वो किरदार अदा करते जो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी पार्टियां हैं और एक जमहूरी रास्ते पर है, तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा फ़िक्र का या सोच की कोई खलीज है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए चांडी साहब के APC बर वक्त हो जाएगी और मौलाना के साथ आपकी हम आंगी भी हो जाएगी और कोई मामलात जो हैं वो इत्तफाक़ राय से आगे चलेंगे। देखिए, मौलाना साहब के लिए मेरी क़यादत के पास, हम कारकुनों के पास जो करीब हैं, पार्टी में हैं, उन सब के जहन में और दिल में मौलाना साहब के लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है। आपको पता है आसिफ साहब उनका बहुत ख्याल करते हैं, बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं। अभी भी इन दिनों में भी
मौलाना साहब गए हैं, तो एक दो बार उनकी मुलाकात हुई, तो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब भी, आसिफ साहब भी उनका ख्याल भी करते हैं, और मौलाना साहब भी सियासी उनका अपना तरीक़ेकार है, लेकिन वो ज़ाती हवाले से या उनकी जो बीच में जो मुफाहमत है उस हवाले से भी कभी उनका रवैया गलत नहीं रहा। लेकिन लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू की, वहाँ भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, उनका अपना एक तरीक़ेकार था जिसकी वजह से हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ मामला ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी जी। अच्छा चांडिया साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि इज़्ज़त एहतराम है, ये सब बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि ये तहरीक चलती है या APC होती है, इसमें बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के रवैये से तो नहीं लग रहा कि वो अपोजिशन की किसी भी मूवमेंट को लीड करेंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी लीड करने के लिए तैयार है? मैं समझता हूँ अगर APC ने फैसला किया और मुत्तफ़िका कोई फैसला किया या पार्टियों ने कोई ऐसा स्टैंड लिया, तो पीपल्स पार्टी किसी भी मसलत की तहत उसे पीछे भी नहीं हटेगी और किसी आजमाइश से घबराती भी नहीं है। जी चांडिया साहब, ये शेख रशीद साहब को बड़ी खुशी है, वो कहते हैं जी इस हुकूमत की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उससे इस किस्म की डिवाइडेड अपोजिशन मिली है, तो आप उनके इस तजिए से इत्तफाक करते हैं? मेरा ख्याल है अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की बदनसीबी है, इंतहाई ये पाकिस्तान की तारीख की बदनसीब तरीन हुकूमत है, जिसको कौमी मामलात पे, कौमी बका, इदारों की इज़्ज़त व वक़ार के मामले पे इतनी कोऑपरेटिव हो और एक मुफाहमत का अंदाज अपनाए हुए हो और हर अहम कानून पर वो साथ चलने को तैयार हो और हुकूमत तसादुम का रास्ता अख्तियार किए हो, तो मेरा ख्याल ये हुकूमत की बदनसीबी है, खुश नसीबी तो नहीं कहेंगे, पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं। देखिए ना, मैं 2-3 कवानीन का हवाला दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुनासिब नहीं समझ रहा। जो हम समझे, पीपल्स पार्टी समझी, लाख तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हमने एक बावकार इदारे को बावकार रहने दिया, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की। अभी 3 दिन पहले जो कानून पास हुआ आपने देखा, वज़ीर ख़ारजा हमारे कितने नकाद तनकीद करते हैं हम पर, लेकिन उस दिन खड़े होकर कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का और नून लीग का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर हमारा साथ दिया है। तो पाकिस्तान की खातिर हम तो साथ देते हैं। अब हुक्मरानों को पाकिस्तान का कितना पास है, अवामी मुश्किलात को हल करने का कितनी सोच है, वो तो वही जानते हैं, अवाम फैसला करेगा वक्त आने पर। ये चांडी साहब, एक मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान FATF के हवाले से उन पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक मजहबी जमात है और चंदे और ये जो बाहर से पैसे आते हैं उसके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी रही है कम अज़ कम माजी में। तो आप पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों मेन स्ट्रीम पार्टी हैं। अब तो वो जो पुरानी बातें और थी, अब तो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी भी बड़ी लिबरल कहलाने में फ़ख्र महसूस करती है। और सितम ज़रीफ़ ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने एक इंतहाई दाएँ बाजू की लाइन ले ली, जिससे वो सारा कुछ ही तब्दील करना चाहते हैं मज़हब के नाम पर। मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता। परवेज़ इलाही साहब सीनियर सियासतदान हैं, इस वक्त अहम इज़्ज़त व मनसब पर बैठे हुए हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता उन पर। लेकिन एक बात तय है, आपसे भी कोई छुपी बात नहीं है, मैं भी सियासी कारकुन हूँ इस मुल्क का, मैं भी जानता हूँ कौन सा उनका बाजू कौन सा है, वो दायां बाजू बायां बाजू। मेरा ख्याल है काफ लीग का कोई दाएं बाएं से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका जो उस वक्त बाजू सामने आएगा उसका साथ है। मुशर्रफ के साथ थे, कौन सा बाजू था, वो दायां था या बायां था? कोई बाजू बाजू की सियासत नहीं है, इनकी अपने बाजू की सियासत है। इनको बाजू कौन सा सूट करता है वो उसी वक्त उसी की बात करेंगे। अच्छा चांडी साहब, आज जरदारी साहब पेश हुए, उन्होंने वीडियो लिंक पर उन्होंने कहा कि मुझे 18वीं तरमीम लाने की बिना पर मेरे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो केसेस हैं, ये इनका क्या तल्लुक़ है 18वीं तरमीम से? देखिए, 18वीं तरमीम से बड़े ताल्लुक़ उनके असर उनका है, ताल्लुक़ है इस मामलात का। 18वीं तरमीम जिस अंदाज से हुई है, उन्होंने जो इनको हुक्मरानों को जो आज़ादी थी
सूबों के फंड्स इस्तेमाल करने की और चीज़ें भी करने की, उनमें रुकावट है। और इस तरमीम के ख़त्म करने में रुकावट सबसे बड़ी अकेली और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने सूबे की बात की, सिंध की, वो सही की है। ये तो फिर यादें दोहरा रहे हैं, जनरल ज़िया वाली यादें करवा रहे हैं। निज़ामी साहब, ज़िया के ज़माने में भुट्टो साहब के केस के दौरान कहा गया कि आपका उस सूबे से ताल्लुक है जहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये अल्फाज हैं मौलवी मुश्ताक साहब के अपनी कोर्ट में। इस किस्म की फिजा कोई पाकिस्तान की इत्तेहाद के लिए, बेहतरी के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छे तो नहीं है। अगर अब भी वो तासुर दिया जाए इलाकाई का, तो मेरा ख्याल ये अच्छा नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी अपने आखिरी दिन तक भी ऐसी सूबाइयत की बात नहीं करेगी, कोशिश करेगी कि वफाकियत कामयाब जाए, कोशिश करेगी कि वफाकी सोच परवान चढ़े। हम वफाकी सियासत करते हैं, हम किसी भी नुकसान के, इंतहाई नुकसान के वक्त भी हमने सूबे की बात नहीं, सूबाइयत की बात नहीं की। सूबे की करेंगे, सूबा हमारा मामला है, सूबाइयत की बात नहीं करेंगे। आप देखें भुट्टो साहब के कत्ल के वक्त हमने बात नहीं की सूबाइयत की। बीबी का मामला हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ किया, ये मोहतरम आसिफ जरदारी साहब थे, उन्होंने सूबाइयत की बात होने नहीं दी। नुकसान के ऊपर बीबी की शहादत पे भी खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत की और वफाकियत की बात की है। तो आसिफ साहब जब दुख करते हैं तो उनका दुख वाजिब है, और पाकिस्तान के खैर ख्वाहों को, पाकिस्तान की सलामती के जिम्मेदारों को इस दुख का मदावा करना चाहिए। अब ये आज जो केस हुआ है वीडियो लिंक पे, आपके जरदारी साहब के वकील फारूक नाइक तो थे ही नहीं, और उनकी अदम मौजूदगी में वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। ये फ़र्द जुर्म आयद कर दी, और जज साहब ने आसिफ जरदारी साहब के इस तावील को के जब तक उनके वकील ना हो फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकती, रद्द कर दिया। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी जब 22 मेरे ख्याल में जी तो कह लें आप लोग जी नहीं, आपकी बात हो। मैं ये कह रहा था कि अब अगली पेशी में शायद 1 सितंबर को है गालिबन, कि वो जज साहब ने पहले ही कह दिया कि वो गवाह पेश होंगे। ये गवाह वादामाफ गवाह होंगे या गवाह होंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बकौल जज साहब। अगर ऐसी बात है, वो दुरुस्त कह रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जो इनके गवाह से हो, तो फिर कानून की तो पूरा जो पोईवारी करे ना, जो कानून की जिम्मेदारियां वो पूरी करे ना, कानून के तकाजे पूरे करे ना। ऐसी हुज्जत तो ना मौका दे किसी को कि अगर जब वकील नहीं था तो आपने कैसे ये किया। आप देखिए, दुनिया के वकील इन्होंने बुलाए भुट्टो साहब केस में, क्या हुआ आज तक उस केस की अपनी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के पंजाब हाई कोर्ट का केस है, उसके फैसले पर अपने मुल्क में अमल नहीं होता। बीबी को सजा दी गई है, वो जस्टिस साहब जो थे वो चले गए, जस्टिस करीम साहब, उनका फैसला। अभी भी ये कहते हैं अगर आपने कानून की तकाजाएं पूरी की हैं फिर तो आप हक जानिब है कहने में, लेकिन अगर आपने किसी स्टेज पर कानून के तकाजे पूरे किए तो ये कहना आपका कोई नहीं मानेगा कि वो आ गए थे और दूध का दूध पानी का पानी, ऐसा नहीं होगा, वो सारा मामला मसनूई लगेगा। जी 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 ठीक है। अच्छा चांडियो साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक और केस की समाअत हुई। इस मौके पे चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत और कराची की मकामी हुकूमत की अवाम के साथ दुश्मनी लगती है, और मामला ये था कि बिल बोर्ड जो कराची में लगे हैं वो राह चलते हुए शहरियों पे गिरे, उससे शहरी ज़ख्मी भी हुए। मसाइल का अंबार है कराची में, और पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगता है कि कराची आपको मैंडेट नहीं देता, इसलिए कराची को पीपल्स पार्टी ने, आपकी हुकूमत ने नज़रअंदाज किया हुआ है। आखिर ये कराची के मसले का हल क्या है? मैं बड़ा मोहतात होकर बात करता हूँ इस कराची के इशू पर। ये जानबूझ के एक फिजा कायम की जा रही है कराची में। पहली बात तो जो भी फैसला दें, जो भी इस पर राय जनी करें, वो जहन में रखें कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची सिंध का दिल है। कराची को और सिंध को अलग करके बात करने का ये जो रवाज डाला जा रहा है, मैं इससे डरता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। ये कराची के जो मकामी मामलात हैं कितने सालों से हमारे अख्तियार में नहीं थे, सबके सब जिनके अख्तियार में थे
आज वो तनकीद कर रहे हैं। पानी का मामला कोई कल का है, कराची के किचरे का मामला कोई कल का है, कराची के साथ ये मकामी हुकूमतों की जो परेशानियां हैं ये कोई कल की हैं, ये इस हुकूमत की हैं। साला साल जिनके पास हैं आज वो भी इल्जाम लगा रहे हैं। और हमारे मोहतरम व मुकर्रम इदारों को जरा ये भी देखना चाहिए, बिलाशुबा उस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं जिसके हाथ में अख्तियार होगा उस पर बात होगी, लेकिन उसका पस मंजर तो देखा जाता है। ऐसे आप पस मंजर को भूल के आज के दिन का बुनियाद बनाकर अगर आप किसी पार्टी पर तनकीद करेंगे तो इंसाफ पर मुबनी बात नहीं बनेगी। और जिन लोगों से आप मामला तय करना चाहेंगे सिंध के लोगों से, वो आपकी बात को नहीं मानेंगे कि ये भी साजिश है, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। सिंध की हुकूमत से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये कराची में आवाज बुलंद करना कि भाई कराची के मुंतखब नुमाइंदे और हैं, बाहर से सिंध से आते, सिंध क्या मतलब? कराची सिंध का शहर है, क्यों नहीं सूबे के दूसरे शहरों से लोग कराची को आएंगे? एक मखसूस इलाके को इजाजत है कराची में सियासत करने की, और फिर वफाकी वज़रा उनकी हिमायत करें, वफाकी वज़रा उनकी फिजा ऐसी कायम कराएं। मेरे ख्याल में पीटीआई की सरकार भी उसी रास्ते पे चलने के लिए जिस पे एमक्यूएम है, वो चाहते हैं एमक्यूएम की जो बिखरी हुई ताकत है वो खुद इस्तेमाल करे, इसलिए सारी बातें पैदा की जा रही हैं। वैसे हकीकत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूं जितना अरसा पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमतों का इंतजाम संभाला है मसाइल का, आप देखें कितनी बेहतरी है, कितने थोड़े से अरसे में वो मसाइल हल हुए हैं। वो इतने सालों से उनके पास था, पानी का मसला हल नहीं कर सके, किचरे का मसला हल नहीं कर सके, मकामी इदारों में मुलाजमों की भरमार कर दी, और फिर कहते पैसे नहीं है। ये अरबों खरबों रुपए तो आप अपने मुलाजमीन को, अपने मखसूस लोगों को तकसीम किए मुलाजमतों के नाम पर। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कोई इंसाफ से बात करे ना। निजामी साहब, मेरे भाई साहब, मैं ये कहता हूं अगर आप इंसाफ पर खड़े होकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करेंगे तो हम सब उसकी तस्लीम भी करेंगे और उसका मदावा करने की बात भी करेंगे। अच्छा, ये वसीम अख्तर साहब जो हैं ये कहते हैं जी मेयर जो हैं कि उनको तो कोई काम करने का मौका दिया जाता, उनके पास अख्तियार नहीं है कोई। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके पास अख्तियार नहीं है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? वाकई आपने सही बात की है जी। सिंध हुकूमत ने इनको इतना बेदस्तफा किया हुआ है, कुछ कर नहीं पाते। निजामी साहब, आप भी मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों की तरह, भला किचरा उठाने के लिए कौन सी आइन में तरमीम करनी पड़ती है? और ये सफाई करने वाले लोगों को भर्तियां करवा के बेपनाह उनकी फौज शामिल करके, उसके लिए कौन सा अख्तियार चाहिए? क्या अख्तियार? उसके लिए भी कोई तरमीम पेश करनी होगी। कराची शहर की सफाई के लिए जो अख्तियार चाहिए मकामी इदारों को, वो तो है, साला साल से वो चल रहा है। एमक्यूएम से पहले ये सफाइयां भी हो रही थी, ये मामलात भी। जब से एमक्यूएम ने, जब भी एमक्यूएम आती है, हमारे साथ हो या किसी और के साथ, मकामी हुकूमत का इदारा खुद ले लेती। क्या मसला है? हुकूमत का वो मकामी इदारा भी खुद लेंगे और मसला भी कभी कोई हल नहीं होगा। और तनकीद सूबाई हुकूमत में ऐसे कैसे हो सकता है? लोग सब समझ रहे हैं कि ये बारिश होती है तो ये गटरों में से पत्थर कहां से निकलते हैं, ये बोरियां भरकर कहां से आती है। अब बदकिस्मती से मैं बहुत सारी बात कहना भी चाहता हूं, जानबूझ के ये जो फिजा कायम की जाती है पीपल्स पार्टी पे तनकीद की, ये पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं है। ये जानबूझ के यहां मकामी और गैर मकामी का मामला पैदा करना चाहते। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। हमें वफाकियत को फरोग देना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी किसी तरीके से कराची पे हावी होकर कब्जा करना चाहते हैं, और इसलिए ये इस मामले को इतना रेकअप किया जा रहा है। अब LDMA जो है वो उसको बड़े एहतमाम से कराची साफ़ करने के लिए भेजा गया, लेकिन कल फिर बहुत सारे लोग हलाक हो गए क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई। तो ये सारा अगर निज़ामी साहब जी निज़ामी साहब, लाहौर सारा डूब रहा है, उसका क्यों इशू नहीं उठाते? लाहौर सारा टूट फूट गया है, उसका इशू क्यों नहीं उठाते? इस्लामाबाद जैसे जदीद शहर में कई आबादियां पानी पीने के पानी से महरूम है, उसका मसला क्यों नहीं उठाया जाता? पंजाब में साला साल अमन अमान का मसला है, वहां क्यों नहीं उठाया जाता? इतनी बेकार हुक्मरानी जितनी अब पंजाब में कभी नहीं थी, वहां क्यों नहीं उठाया जाता? जानबूझ के एक फिजा बनाकर आप निशाना बनाना चाह रहे हैं
लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान के खैर ख्वाह लोग इस मामले को समझ रहे हैं। बाकी जिनका मफाद ये है उनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान हो, फायदा हो, वफाकियत को नुकसान हो, फायदा, उनका कोई वास्ता नहीं है। वो तो एक स्कीम पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह उनकी मुल्क दुश्मन स्कीम को नाकाम करेगा। अच्छा चांडी साहब, एक और चीज़ जो है कि वफाक के लेवल पे भी और सिंध के लेवल पे भी इस किस्म की धमकियाँ दी गई हैं कि हम गवर्नर रोल लगा देंगे। अभी आपने पहले जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी ने कौमी सियासत की है। मुझे वो भी वक्त याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा भी लगाया था। तो आज की सूरत हाल में ये अगर ये गवर्नर रूल क्या ये वाकई ऑप्शन और इसको हटा पाएंगे अगर ये इन्होंने इस तरफ की कोशिश की? मुझे तो याद है जब भुट्टो साहब शहीद हुए, हम पहली बरसी पे भी गए, चहलम पे भी गए, वहां नारे क्या लगे। मुझे याद है जब शाहनवाज शहीद का जनाजा आया तो क्या नारा लगा। लेकिन बीबी उस जमाने में दरवाजे पे खड़ी हो गई अंदर 70 किलोमीटर से, और वहां से बैठकर बात की उन्होंने कि नहीं, मैं सब पाकिस्तान के भाई मेरे भाई हैं, मैं अकेली नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने दूंगी। उन्होंने दुख में, अफसोस के जमाने में भी पाकिस्तान के सालमियत की बात की। फिर बिला आसिफ साहब, बीबी का जनाजा था, लेकिन उन्होंने उस बेपरे हुजूम को वो बात की, नहीं ये बात नारे हमारे नहीं है, हमारे नारे पाकिस्तान के हैं। अभी भी ये है, अभी भी ये जानबूझ के उधर फिजा को लेके जाना चाहते, लेकिन हम नहीं चाहते। हम वफाक की सियासत करते हैं, हम नहीं चाहेंगे कोई ऐसी बात बने। लेकिन कर कौन रहा है ये बातें? वफाकी वुज़रा। अफसोस की बात नहीं है, 2 वफाकी वुज़रा आते हैं वहां, वो ही आकर कहते हैं, वो ऐसी फिजा बना रहे सूबायत के हिमायत में कि ताकि इख्तिलाफ पैदा हो, सिंध के लोग सोचे कि ये क्या हो रहा है। ये वफाकी वुज़रा कर रहे हैं। मैं आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं, पीटीआई एमक्यूएम की कोई जो ताकत है वो खुद इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन जो लोग ये इस्तेमाल की हिमायत कर रहे हैं वो नुकसान है, वो पाकिस्तान में वफाकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। आप देख लीजिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, बगैर किसी खौफ के कह रहा हूं। ये सियासत पीटीआई की प्रो पाकिस्तान सियासत नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडिया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पीटीआई की सियासत का, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत का, और अपोजिशन का जो गठजोड़ है इसका नतीजा कुछ निकलेगा या अभी तक बातें ही हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, चांडिया साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। वो बज़ाहिर एक सियासी रंग तो दे रहे थे, बात को सियासी बात भी कर रहे थे, लेकिन आज जो अदालत ने कहा है कि सिंध हुकूमत और या कराची की मकामी हुकूमत की दुश्मनी लगती है कराची के रहने वालों से। 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, एमक्यूएम भी बारहा पिछली 3 दहाइयों से इस शहर पे इक़्तिदार कर रही है, उरूज भी रहा, जवाल भी रहा। ये कब तक कराची वालों के मसाइल इस सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे? देखें, बात यह है कि खाली हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना इसमें ठीक नहीं है, अगरचे हुकूमत की कलीदी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल का हल करे। लेकिन कराची में होता यह है कि जुलाई अगस्त के महीने में 2-3 इस किस्म की बारिशें होती हैं जो सब कुछ तबाह कर देती हैं, और इतनी शिद्दत से बारिश होती है। अब यहाँ एनडीए में कोई बुलाया गया, लेकिन उसके बाद अगले रोज़ ही, यानी पिछले 2 रोज़ में मेरे ख्याल 7 अफराद हलाक हुए हैं कराची में। एक ये मसला है। दूसरा मसला है क्योंकि सारे साल बारिश नहीं होती, पॉपुलेशन का प्लानिंग, वो क्या कहना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा है कराची पे। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है और कोई जगह खाली नहीं छोड़ी गई जहाँ पे मकान तामीर नहीं किए गए। हत्ता कि जो नाले हैं वो गंद के डंपिंग ग्राउंड बन गए, या उधर भी नाजायज़ तजावज़ात मौजूद हैं जिससे निकासी आब नहीं होता। अब इसके लिए बड़ी क्लियरली शॉर्ट टर्म के अलावा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म
प्लानिंग चाहिए, कराची के मास्टर प्लान के लिए पैसे चाहिए और कंसेंसस चाहिए। अब ये मैंने जो जितने भी आपको शराइत गिनवाई हैं, इसमें से सबका फुकदान है। जी जी, मसलन ये है कि जो बल्दिया है उसके सरबराह कहते हैं, मेयर साहब जो हैं, कि जी मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। आज चीफ जस्टिस ने कहा फिर आप चिमटे क्यों हैं सौदे के साथ। MQM का जो माजी का रिकॉर्ड है कराची के हवाले से, जी जी, वो कोई दरख्शां नहीं है। स्वाय लूट मार के इन्होंने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं लगाया। अब आ जाएं आप पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ देखती है कि उनको यहाँ से तो कोई उनके लोग इलेक्ट नहीं हुए नेशनल असम्बली में, और जो नेशनल असम्बली है, जी बिल्कुल ऐसे है, जो अरकान है कौमी असम्बली जिसमें बहुत सारे वज़ीर भी हैं, वो बस कराची उनको में सिंध की हुकूमत मुसलसल खटक रही है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ आप जब भी इलेक्शन हो वो थ्रू मीडिया कैंपेन और थ्रू अपने बंदों के कैंपेन कराची पे कब्जा कर। अच्छा निज़ामी साहब, ये बात जो आप कर रहे हैं, आपने MQM की बात की है, पीपल्स पार्टी की बात की है, PTI की बात की है, MQM ने भी कराची के साथ जो किया वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी को भी 12 साल हो गए हुकूमत करते हुए। PTI को तो वोट इसलिए मिला था कि वो कराची के अवाम की जान छुड़वाएंगे इन मसाइल से। अब ये जो तिकोन है, इस तिकोन में PTI ऐड तो हो गई है, लेकिन साथ ही मसाइल भी बड़े हैं। अब ज़रा आप समझते हैं ये मसला, ये मामला सियासत से बालाए ताक हो के हल होगा, या इसमें साथ साथ सियासत भी चमकेगी और ये मसाइल भी हल हो जाएंगे, या कोई और तीसरा ऑप्शन है यहाँ? मैं आपको बताऊं कि इसमें जब तक अखलास नहीं होगा इन सब पार्टीज़ का, ये मामला हल नहीं होगा। अब देखें ना, जब शायद कुछ लोगों को मुनासिब ना लगे मेरी ये बात, जब सितंबर 2013 में कराची की रोशनियाँ बिल्कुल बांध पड़ चुकी हुई थी, लूट मार का बाज़ार गर्म था, बल्दिया टाउन वाला वाक़या हो चुका हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर इतना था कि आप किसी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तो आपका फ़ोन स्नैच हो जाता था, ज़िंदगी की वो कीमत नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो मियाँ नवाज शरीफ थे, उन्होंने एक स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने कायम अली शाह को भी इज़्ज़त दी, उनको बुलाया। DG रेंजर्स थे, कोर कमांडर थे मेरे ख़्याल से, उस मीटिंग में तय अलग थे, और एक कराची का को दहशत गर्दों से पाक करने का एक मास्टर प्लान बनाया गया और वो कामयाब रहा और बहुत कम अरसे में कामयाब हुआ। वो वहाँ से MQM की कमर टूट गई, वहाँ से भत्ता भाग गया। ये नहीं कि दूध की दरें मानी शुरू की, लेकिन कराची की सूरत हाल में क्वालिटेटिव तब्दीली आई। अब यहाँ भी इसी किस्म की एक ज़रूरत है तावन की, लेकिन वो तारी एक हाथ से नहीं बचती। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ में जो जो PTI के वज़रा हैं ख़ास तौर पे, वो सियासत करते हैं। अब अली ज़ैदी साहब पिछले साल तो वो मैदान में आ गए और उन्होंने खुद ही सफाइयाँ शुरू करा दी, और एक और बड़ा खतरा मसला खड़ा कर दिया कि वो सारा गांधा जो सड़कों पे आ गया। इस साल ये अली ज़ैदी साहब कहीं नज़र ही नहीं आया, गायब है बिल्कुल। कभी कभी वो फैसल वाटा साहब भी अपनी ग्लॉक पिस्तौल और मोटरसाइकिल पे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये जो फिरदौस नकवी साहब हैं, ये जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है गालबन, ये जी बिल्कुल, इनको ये भी सियासत कर रहे हैं। भाई आप ठंडी कर खाएँ, सब्र करें, आप ही को क्रेडिट मिलेगा। आप इसको मसले को हल करने के लिए NDMA हो या कोर कमांडर हो या रेंजर्स हो या PPP की हुकूमत हो या अपोजिशन के लोग हो, इवन MQM हो, इनको इकट्ठा करके कोई बनाए ऐसा मास्टर प्लान कि अगले अब टाइम है। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, आप आप जो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इस पे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, वो जो कराची में बेअमनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, वो तो फोर्सेस ने करना था, सिविल गवर्नमेंट जो है उसकी मुआवनत चाहिए थी। अब ये जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सफाई सुथराई का, नाले गलियाँ, ये तो अब हुकूमतों का काम है,
और ये इसी काम पे सारी सियासत चमकती है। आप पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं, एक तरफ तो आप समझते हैं कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि इन मसाइल पे एक ही कश्ती में बिठाएं इन सबको? नहीं, हुकूमत खुद इख्तियारी कहते थे एक ज़माने में इसको, जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम बनाया गया था वो बन नहीं पाया। लेकिन अगर MQM ने कराची पर कब्जा इतनी देर किए रखा है, अब भी मेयर उनका ही है वसीम अख्तर साहब, तो इन्होंने क्या किया? ये PTI का एलीफ है, ये काम इनका है। ये जैसे कि मेरे ख्याल से मुराद अली शाह साहब ने खुद कहा अगले दिन कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन उनका काम है ये कि वो पूरी तरह पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट करें। और वसीम अख्तर जो हैं वो सामने आए और मामलात को अपने हाथ में लें और ये कह देना कि जी मेरा अख्तियार कोई नहीं है, लेकिन इक़्तिदार के मजहबी लूटने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करनी है, लेकिन अगर अमली तौर पे कुछ नहीं कर रहा तो कराची का मसला तो हल नहीं हो पाएगा। और इस वक्त अच्छा निज़ामी साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक मिनट, इस तरफ PTI जो इस वक्त सियासत का नहीं सोचना चाहिए, कराची का सोचना चाहिए। जब कराची ठीक हो जाएगा उनको ऑटोमेटिकली क्रेडिट मिलेगा। जी अच्छा निज़ामी साहब, इंटरेस्टिंग बात ये जो इख्तियारात का रोना रोते हैं वसीम अख्तर साहब, ये इल्ज़ाम देते हैं 2013-14 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था सिंध का, उसको कि उसकी वजह से इनके इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के कम हो गए हैं। लेकिन इस सारी बहस में पिछले सालों में ये अपोजिशन में ही रही है MQM। अभी तो बड़ी हैवी मतलब आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है PTI और MQM दोनों की सिंध में, लेकिन आज तक कोई बिल इन्होंने नहीं पुट किया प्रोविंशियल असम्बली में कि अगर ये इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट की वजह से सारा फसाद है तो कोई तजावीज़ दे दें। वहाँ तो कोई भी नहीं गया और मीडिया पे तो शोर जारी है, शोर शराबा होता है। देखें यार, ये क्या है? ये गैर संजीदगी है। देखें बात देखें ना, अब वफाक की सतह पर FATF के मामले में जब अभी चांडी साहब भी कह रहे थे कौमी मफाद में मौलाना फजल रहमान को नाराज़ करके उन्होंने तावन किया। ये कराची का मसला कोई इससे कम गंभीर और सीरियस नहीं है, कम नहीं है इसकी सीरियसनेस। उसकी वजह है कि कराची जो है वो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बिजनेस इकनॉमिक हब है। इसकी सफाई, इसमें कोई एफिशिएंट किस्म की लोकल बॉडीज़, लीडरशिप, ये सब कुछ जो है करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, जिसका सख्त वक्तान है, बक पासिंग हो रही है एक दूसरे पे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि भाई अगर ये मसला है तो मेरा कहने का मतलब देखा FATF पे कानून साजी हो सकती है, तो ये क्या चीज़ है? कराची के शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आप कानून साजी नहीं हो सकती? होगा क्या? अब चंद दिनों में ये बरसात का मौसम निकल जाएगा, उसके बाद अगली बरसात तक कोई जूं तक नहीं देंगे। चाहिए तो ये कि आज बैठे जी और इस मामले रावी चैन की बांसुरी बजाएगा, कंसेंसस जो है वो पैदा करें, तभी ये मामला ठीक होंगे। ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जो पहले बात कर रहे थे अपोजिशन में क्या चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुआफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन क्या मौलाना के लिए शहबाज शरीफ साहब की मुआफ़ी काबिल कबूल है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, मौलाना फजल रहमान जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से लेके एक मज़ामत की अलामत रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। तारीख़ ये भी कहती है कि आखिरी बार भी इनको झंडी हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी ने करवा दी। अब भी जो कानून साजी थी उस मामले पे इनसे मुशावरत नहीं की गई। अब शहबाज शरीफ साहब ने मुआफ़ी मांगी है। मौलाना साहब मुआफ़ कर देंगे शहबाज शरीफ साहब को? सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आपने कहा तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। ये माफ़ी तलाफ़ी का मामला नहीं है। ये बात यह है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के अहदाफ जो हैं किसी हद तक मिलते जुलते हैं कि वो इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, या वो भी नहीं ऐसे नहीं चाहते कि सड़कों पर ला के किया जाए, बल्कि प्रेशर बिल्ड किया जाए
कि इलेक्शन दोबारा हो जाए या इन हाउस चेंज को हो जाए। मौलाना जो है वो पहले भी ये बात थी, अब भी ये बात है कि जो खिलाना मुझे नहीं मिलता उस खिलाने को तोड़ दो। अब उनके एक भाईजान है शायद सेनेट में, एक MN है उनके, तो वो उनका कुछ स्टेक नहीं है सिस्टम में कोई। अताउर रहमान साहब हैं, सेनेटर हैं। हाँ जी, कुछ स्टेक नहीं है मौलाना फजल रहमान का। मौलाना फजल रहमान तो चाहते हैं कि क्या कहते हैं, जिस रिश्ते ना आती हो वो कुताई वाली बात है, परवाज में कुताई, परवाज में कुताई नहीं है। ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। सिर्फ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से रिस्क ना मिले, उल्टा कर लेना आप इसको। अब मौलाना का रिस्क बंद है। जी 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 जी। वो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे हैं उनके। अब आपने उनकी परवाज़ भी जो है वो भी नीचे कर दी है, रिस्क भी नहीं आ रहा। तो मौलाना साहब के अदाब बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जहाँ तक FATF का तल्लक है, ये FATF जो है ये देखना, ये कोई महज इत्तफाक तो नहीं है ना कि जमात इस्लामी दीगर मजहबी जमातों और मौलाना इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इसको क्या कहते हैं, रिस्क हलाल समझते ना। फिर रिस्क का नाम ले रहा हूँ कि जो पैसे बाहर से आते हैं जी इनके मदरसों के लिए आते हैं या इनके अपने लिए आते हैं, अगर वो टूटी बंद हो जाए कानूनी तौर पे तो इनका तो धड़न तख्ता हो जाएगा। अब शहबाज शरीफ और बिलावल साहब का एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो है कि PMLN ओवर द ईयर्स निस्बतन लिबरल जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड ही हमेशा से ये रहा है। वो उनके हदफ में ये है कि उन्होंने अगर जिस वक़्त माजी की फ़ौजी की क़यादतें जनरल ज़िया-उल हक़ और मुशर्रफ खुद ये इस किस्म के जो अनासर थे इनको पालते थे, ठीक है ना जी। अब ये चीज़ जो है, ये कोई भी पाकिस्तानी जो है इंक्लूडिंग हमारी जो अस्करी क़यादत है, वो पाकिस्तान की सरज़मीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देती। और ये जो सारा ही कल्चर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मौलाना दहशत गर्द है, बिल्कुल यकीनन नहीं ऐसी बात, लेकिन वो जो एक जिहादी अंसर है उनकी पार्टी का एक नज़रिए का बुनियादी जुज़ है। ये मदरसे जो हैं कैसे चलते हैं। अब मुसीबत ये है, मैं एक और बात आपको बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN में कोई थोड़ी बहुत अगर चपखलिश है तो ज़ाहिर है एक दूसरे की ज़िद है, लेकिन अगर कोई बामकसद तहरीक चलानी है तो उनके पास मैन पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी का सिंध में, पंजाब में तो कई आपको दिहाई से ज़्यादा से सफाया हो चुका हुआ, तो इसलिए PMLN की ज़रूरत है उनको, और सियासी ज़रूरत भी है। उसके अलावा लेकिन एक और चीज़ भी है कि PMLN, निज़ामी साहब आप समझते हैं PMLN के कारकुन ये सोबतें हैं, ये जो मज़ामत या तहरीक और ये बर्दाश्त कर लेंगे? जब मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे थे तो ये सब ये MNAs वगैरह जब भाग गए, जो जिनका तल्लक लाहौर से था, लाहौर जब लैंड करना था, उससे पहले आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ जब गिरफ्तार थे तो बेगम कुलसूम नवाज को तहरीक चलाने के लिए निकलना पड़ा। उनकी गाड़ी में समेत उनको उठा लिया गया था, याद है आपको ना? क्योंकि ये लोग जो हैं उन्होंने जी बिल्कुल याद है, उन्होंने ये भी रिमार्क दिया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि इनको चूड़ियाँ पहना दें आप। तो PMLN जो है वो मुज़ामत की जमात नहीं है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अपने तज़ादात हैं। तो अगर आप ये देखें कि तीसरे ये है कि दोनों सियासी जमातें जो है ना वो अपने आप को गेम के अंदर रखना चाहती हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखें तो ये शेख रशीद कोई गलत नहीं कहते जब कहते हैं कि ये हुकूमत की बड़ी खुशकिस्मती है कि उनको ऐसी ऑपोजिशन मिली हुई है। हाँ, अलबत्ता ये है कि APC, अच्छा निज़ामी साहब एक मिनट, APC ज़रूर होगी, लेकिन आई डाउट इट
APC तो ज़रूर होगी निज़ामी साहब। इसके नतायज कोई मुझे नहीं नज़र आते निकलते हुए। जी निज़ामी साहब, नताइज इसके ऐसे ही हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने, नताइज तो इसके ऐसे ही निकलेंगे। सवाल आपसे ये है, अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री बयान की इन सियासी जमातों की, मौलाना साहब की भी जमात के जो पहलू हैं वो भी बताए। अब नून लीग पे एक सवाल है, मज़ामत की तो अलामत वो कभी रहे नहीं हैं, लेकिन वो ताज़ा लिबरल हुए हैं। पहले वो दाएँ बाजू के थे, अब वो बाएँ बाजू की तरफ कन्वर्ट हुए हैं। एक जानिब तो वो अपने खमीर से बेवफाई कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो उनकी ताज़ा कन्वर्जन है, इसका क्या मतलब, अलामत किसकी बनेगी नून लीग अब? नहीं यार, कोई समझौते की या कोई और सिलसिला होगा? ये कोई ताज़ा कन्वर्जन नहीं है। अब काफ़ी साल से मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने पैंतरा बदला हुआ था, और वो ये तब्दीली जो है, ये मेरा ख़्याल है कि ये 99 में जब उनका दूसरा दौर हुकूमत ख़त्म हुआ तो वो आ चुकी हुई थी, और उन्होंने सैफका के फोरम पे भी जाना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान इंडिया के खुशगवार तल्लुकात के दाई बन गए, जिसको मुशर्रफ ने सबोटाज कर दिया लाहौर प्रोसेस के दौरान। नहीं तो उसके बाद पाकिस्तान का काफ़ी तारीख बदल जानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि उनका मुशर्रफ साहब का भी अपना मामला था। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, एक और मामला है, ये IMF के प्रोग्राम को लेके ख़ासी बातें चल रही हैं। अब सितंबर के लास्ट वीक में आना है उन्होंने यहाँ पे, जो कारकर्दगी है हुकूमत की उसको देखना भी है, परखना भी है। आपको लग क्या रहा है, ये IMF का प्रोग्राम जो है, पाकिस्तान इसको कंटिन्यू कर पाएगा, या IMF पाकिस्तान पे इन हालात में ट्रस्ट करेगा कि ये सिलसिला, ये प्रोग्राम चलता रहे और सक्सेसफुली कंप्लीट हो? इस वक्त IMF के और पाकिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो तीसरा ट्रांश था, जून में ड्यू था, तीसरी किस्त जो है वो अभी तक नहीं मिली, और उसमें कुछ थोड़े से बुनियादी मसाइल शामिल है। एक तो टैक्स का मसला है, GST का, कि गरीब तबकों को छोड़ के बाकी आप 17% सब पे लगाएं GST, वो नहीं लगा पाए। FBR का रिफॉर्म नहीं कर पाए आप। फिर सबसे बड़ा उनका कंसर्न है एनर्जी सेक्टर के बारे में, बिजली के बारे में। सर्कुलर डेट जो है मेरे ख्याल से कई ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन या कितना मेरे पास लिखे हुए फिगर, 2000 अरब रुपए, 2 ट्रिलियन जी, 2 ट्रिलियन, हाँ 2000 अरब रुपए। इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। डिस्कोस जो है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो, उनका हाल पतला है। तो ये सारे मसाइल जो हैं, IMF कहती है कि भाई आप अपना घर तो सीधा कर नहीं रहे। जो IMF का रिफॉर्म्स एजेंडा जो आपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जिस पर एग्री किया था, वो अभी तक तशना पड़ा है। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये मूडीज़ में अगरचे हमारी रेटिंग जो है वो बरकरार रखी है, लेकिन ये एक सीरियस मसला है कि आप अगर IMF की शराइत पूरी नहीं करेंगे और रिफॉर्म एजेंडे को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये मामला खटाई में पड़ा। अगरचे उन्होंने ये कोविड के हवाले से हमें इमरजेंसी फंड में 1.4 बिलियन रेपिड फाइनेंसिंग में से दिया हमें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब पावर सेक्टर पे टैरिफ रिवाइज करने की बात हुई थी, क्योंकि आपको पता ना कोई कैपेसिटी पे पावर स्टेशन चले ना चले, IPP तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब इसको तब्दील करने के लिए एक बुनियादी बिल्कुल ऐसे है बुनियादी मसला ये है कि बहुत सारी इनमें से CPEC के तहत हैं, कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर जो चाइना में उसकी बनी हुई है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। फिर ये देखिए कि पावर सेक्टर में 4 वो हैं वज़ीर और मशीर वगैरह, टू मैनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। और इस सूरत हाल में तो ये कि एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो एनर्जी ज़ार हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, चाहे वो गैस हो चाहे वो बिजली हो। अब एनर्जी ज़ार एक इतना बड़ी पोजीशन है कि कोई आदमी इसको लेने को भी तैयार नहीं है इतने गंभीर हालात में जहाँ आबा का आवाज़ बिगड़ा हो। जी
अच्छा निज़ामी साहब, मैं ज़रा एक टेक्निकल बात आपसे करना चाह रहा हूँ। देखें, IMF जो पाकिस्तान को अपना घर सीधा करने की बात करता है, बात तो IMF की ठीक है, वो गलत नहीं है। ये जो बिजली के मामलात हैं, इसमें पिछली हुकूमतें भी यही करती रही और मौजूदा ने भी यही किया है कि आप टैरिफ बढ़ा देते हैं, आप रिकवरी ज़्यादा कर लेते हैं, IMF को बता देते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन और फिर ये ट्रांसमिशन और ये डिस्कोज़ के जो मैटर्स हैं, इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। अब आपके पास क्या रिपोर्ट है, मौजूदा हुकूमत ने ये जो दीगर पहलू हैं बिजली से जुड़े, प्रोडक्शन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ट्रांसमिशन और ये रिकवरी, इस पे कितना काम किया, कुछ बेहतर हुआ है या पहले जैसा हाल ही है? ना पहले हुकूमत ने किया ना इसने किया, जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप कराची में चले जाएँ, लाहौर के किसी इधर चले जाएँ, आपको नज़र आएगा कि तारें ही तारें लटक रही हैं। ये सारा एंटीक्वेटेड हो चुका है, नया सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और ना पॉलिटिकल विल है कुछ करने की। नतीजा ये है कि ये पावर सेक्टर इतना इनएफिशिएंट है। हाँ, इसमें बिजली के लाइन लॉसेस और चोरी की भी बात की गई है IMF की तरफ से, बल्कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। उन्होंने अब ये तजवीज़ दी है कि बजाय हम IMF की कड़ी शराइत जो है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, तो हम IMF को एक काउंटर प्रपोजल दें कि हम इसको यूँ करें, यूँ कर इस तरह कर सकते हैं, और गालबन एक काउंटर प्रपोजल ऑफ IMF को दिया जाएगा। पिछली हुकूमत के अपने बात की, पिछली हुकूमत ने तो बखूबी IMF का एक प्रोग्राम मुकम्मल किया था। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने किया था, उन्होंने भी मुकम्मल किया था, लेकिन अब मामलात जो है वो बाखासे ख़राब है। लेकिन अगरचे जो हमारी रिजर्व्स की पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल है, और उसकी वजह ये है कि इसके बावजूद कि हफीज़ पाशा साहब हमारे प्रोग्राम में अक्सर कहते थे कि जी हॉट मनी जो है वो आई है, ये ऐसे चली जाएगी, ये चली गई, लेकिन हमारे मईशत ने उसको अब्जॉर्व कर लिया। कोई बैंकरप्सी नहीं हुई जो कहा गया था। और इसमें एक्सचेंज मैनेजमेंट में और रिजर्व्स के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टेट बैंक के जो गवर्नर रजा बाकर साहब हैं, उनको और उनके कुलीग्स को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को बाद में काफ़ी क्रेडिट जाता है। निज़ामी साहब बिल्कुल उनका क्रेडिट बनता है। अच्छा निज़ामी साहब, वन लाइन आंसर दे दें, जो पाकिस्तान का इस वक्त IMF प्रोग्राम जारी है, क्या ये कामयाबी से मुकम्मल होगा या नहीं? मेरा ख्याल है कि मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन काफ़ी मुश्किलात होंगी। जी ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, ये कोरोना का मामला आज 10 अगस्त है और पाकिस्तान में जो है वो कारोबार ज़िंदगी अब मामूल के मुताबिक होना शुरू हो गया है, ख़ासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जो टूरिज़म है, जो ही इजाज़त मिली है लोगों को, तो ख़ासी रौनकें भी लोगों की बहाल हुई हैं। एक तो हुकूमत की ये सारी कारकर्दगी, कोरोना से जिस तरह मुकाबला किया, और जो अभी तक हालात हैं पाकिस्तान में, अब 20,000 से कम एक्टिव केसेस है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। अब पोस्ट कोरोना स्ट्रैटेजी है कोई हमारी मुआशी लिहाज से, कारोबारी लिहाज से? ये देखें, जो कोविड है इस पर एक सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारी स्टेक होल्डर्स हुकूमत को भी जाता है, हुकूमत को ही जाता है, बल्कि कि 113 दिनों के बाद जो कोरोना से अमवात हैं वो डबल डिजिट से कम हो गई हैं। ये पिछले यानी सैटरडे के दिन, गालबन या संडे के दिन आज मंडे, 8 अफराद हलाक हुए। और मैं अक्सर देखता हूँ जो एक ग्राफ होता है जो न्यूयॉर्क टाइम्स सारे दुनिया में कोविड का देता है, उसमें नक्शे पर अगर पाकिस्तान पे आप बटन दबाएं तो आपको नज़र आएगा कि 0.3 पर 100,000 है हमारा रेट अब ये बीमारी कैच करने का। तो ये बहुत मिनिमल है, और इसके मुकाबले में इंडिया का 8 है पर 100,000। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। जी और इसीलिए हुकूमत ने यह कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि उन्होंने आज से बहुत सारे शोबे खोल दिए, लेकिन अभी एहतियात लाजम है क्योंकि ठीक है। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।